तो दोस्तों जो लास्ट लेक्चर था उसमें हम बात कर रहे थे मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपायों के बारे में। तो मुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, तो हाउ टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। और इसमें हमने देखा था कि भाई हम 3 तरीके से इसको देखेंगे। एक तो देखेंगे कि जो प्रशासनिक नीति एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है, प्रशासनिक नीति या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा अपनाई जाती है। बाकी 2 नीतियां ऐसी है जो प्रत्यक्ष रूप से लागू तो नहीं होती है, पर इनका मुद्रास्फीति पर प्रभाव जरूर पड़ता है, जिसमें हमने एक की बात की थी। एक तो राजकोषीय नीति होती है जिसको हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं, और एज इट इज़ ये हमारे सिलेबस का पार्ट भी है। और दूसरा है मौद्रिक नीति, जो भी एक अलग से टॉपिक हमारे सिलेबस में दिया हुआ है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। तो सरकार द्वारा जो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से जो लागू की जाती है, जो नीति है सरकार द्वारा जो लागू की जाती है, वो केवल प्रशासनिक नीति रहती है। जबकि जो राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति, इनका मुद्रास्फीति पर प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का क्या मतलब है कि जैसे मान लो अर्थव्यवस्था है, तो अर्थव्यवस्था में जब मांग में वृद्धि होगी तो क्या है, कीमतों में भी वृद्धि होगी। तो मांग में वृद्धि किस प्रकार हो रही है कि लोगों की आय में या फिर उनकी इनकम में वृद्धि हो रही है। तो सरकार कुछ ऐसा करे कि इस आय को कम कर दे। तो इस आय को कम करने के लिए सरकार क्या कर सकती है कि करों में वृद्धि कर सकती है। सरकार ने किस में वृद्धि कर दी, करों में। तो कर में जब वृद्धि हो जाएगी तो लोगों की आय पे टैक्स ज़्यादा लगेगा और उनके पास जो इनकम है वो कम बचेगी। दूसरा, जो सरकार वे कर रही है, कौन सा वे, सब्सिडी के रूप में जो वे कर रही है, सब्सिडी के रूप में या पेंशन भोगियों को पेंशन दे रही है, या फिर अर्थव्यवस्था में जो भी कंस्ट्रक्शन या अवसंरचनात्मक काम हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो हो रहा है वहाँ पर जो वे कर रही है, तो इनको भी सरकार कम करके अर्थव्यवस्था में पैसा कम कर सकती है। और जब पैसा कम होगा तो मांग कम होगी, तो कीमतों में जो वृद्धि है वो भी कम होगी, और इस तरह से मुद्रास्फीति को कंट्रोल किया जा सकता है। तो जो आय को और व्यय को कम ज़्यादा करके जो नीति अपनाई जाती है सरकार द्वारा, तो वो राजकोषीय नीति होती है। इसका बस मुद्रास्फीति पे क्या पड़ सकता है, प्रभाव पड़ता है। और बैंकों के उपलक्ष्य में जो नीति अपनाई जाती है, जैसे बैंक्स है, क्योंकि मुद्रा का जो लेन देन का विनिमय का साधन क्या है, बैंक। अब बैंक ही क्या करता है, लोगों को पैसा उपलब्ध कराता है। जो भी साहूकार हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप खोल रहे हैं, उनको पैसा कौन उपलब्ध कर रहा है, बैंक। अब बैंक पैसा उपलब्ध करा रहा है, तो इस पैसे के बदले ब्याज लेता है। अगर ब्याज की दरों में वृद्धि हो जाएगी, मान लो ब्याज की दरों में अगर किसी तरह वृद्धि हो जाए, तो लोग क्या है, पैसा कम लेंगे, और पैसा कम लेंगे तो अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो जाएगा, और उससे भी हम क्या है, मांग को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ स्थितियाँ इस प्रकार होती है कि जैसे मान लो कि कोई भी अर्थव्यवस्था है, अगर जो मांग है, अगर मांग अधिक हो जाती है पूर्ति से, मांग क्या है, पूर्ति से अधिक हो जाती है, तो इस केस में क्या होता है, कीमतों में वृद्धि होना तय है। और ऐसी स्थिति किसको जन्म देती है, मुद्रास्फीति को। ठीक है। अगर मांग जो है पूर्ति से कम है, ठीक है, मतलब मांग बिल्कुल नहीं है अर्थव्यवस्था में और पूर्ति काफ़ी अधिक है वस्तुओं की, लोग खरीद ही नहीं रहे, उसको बोलते हैं मंदी की स्थिति। तो ये है कैसे मंदी का, यहाँ पर कीमतें जो काफ़ी कम हो जाती है और काफ़ी सस्ते प्रोडक्ट मिलते हैं, पर लोगों में मांग जो का अभाव रहता है। और जब मांग और पूर्ति में संतुलन रहता है, तो यही मांग और पूर्ति में संतुलन अर्थव्यवस्था में रहना चाहिए। तो इसी के लिए सरकार प्रयास करती है कि मांग और पूर्ति में संतुलन कैसे स्थापित हो। तो जब मांग अधिक होगी तो उसको मुद्रास्फीति बोलेंगे, क्योंकि उसमें कीमतों में वृद्धि अधिक हो जाएगी। क्योंकि पूर्ति कम हो रही है, क्योंकि वस्तुएं मान लो 10 हैं और लेने वाले 100 जने हैं, तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, जैसे मान लो कोई ऑक्शन होता है, कोई बोली लगती है, तो बोली किसी भी चीज़ की कब लगती है, क्योंकि वहाँ पर वस्तु एक रहती है और उसको लेने वाले बहुत सारे लोग रहते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का यही रूल है कि जब
पूर्ति जो है, पूर्ति कम होगी तो मांग ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है उससे। जैसे आईफोन है, अब आईफोन, नया आईफोन लॉन्च होने से पहले ही मार्केट में उसकी जो कीमत है, उसके फीचर्स हैं, वो डिसाइड कर लिए जाते हैं, और जैसे ही वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कोई भी आईफोन आता है तो वो सोल्ड आउट हो जाता है, क्योंकि इसकी मांग काफ़ी अधिक है। तो मांग में वृद्धि है और इसी मांग के कारण इसकी कीमतें भी काफ़ी अधिक है। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर लेके चल रहे हैं। तो अब हम जो पहली नीति अपनाएंगे इसमें, इसको समझने के लिए, तो मुद्रास्फीति का नियंत्रण हम पढ़ रहे हैं। तो मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय, ये हमारा टॉपिक है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के उपाय। और इसमें जो पहला प्रकार है जिसको अपन पढ़ेंगे वो है सरकार द्वारा अपनाई गई प्रशासनिक नीति, प्रशासनिक नीति या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। अब यहाँ पर इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में किससे रिलेटेड बात होगी, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड बात होगी। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी के अंतर्गत होता क्या है, सबसे पहले ये जानो कि हमने बोला था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी में जो लोग हैं, लोगों को क्या कहा जाएगा कि लोगों के पास पैसा बहुत अधिक है, तो पैसा है तो वो क्या बढ़ा रहे हैं, मांग बढ़ा रहे हैं। तो कुछ ऐसा हो कि लोग क्या है, पैसे का उपयोग मांग बढ़ाने के ना करके बचत के लिए करें, ठीक है। तो इसमें क्या करती है सरकार कुछ कदम उठाती है, लोगों को जागरूक करती है। जागरूक किस प्रकार करती है कि लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहन किया जाता है कि आप बचत करिए, ठीक है। और दूसरा बात ये होता है कि जैसे हम कोरोना की हमने एग्जाम्पल लिया था कि उसमें क्या होता था कि कोरोना के समय में लोगों ने स्टॉक करके, जो व्यापारी लोग थे उन्होंने स्टॉक करके चीज़ों को रख लिया था, उससे भी उनकी कीमतें बढ़ रही थी, तो उसको कालाबाजारी पर रोक लगाने को सरकार कहती है। दूसरा, लोगों को प्रोत्साहन करते हैं कि आप वस्तुएं कम खरीदें, ठीक है, जितना आवश्यक हो। जो प्रभावी मांग पर यह बल देती है। प्रभावी मांग मतलब जब आवश्यकता हो तभी आप वस्तुएं खरीदें, अनाप शनाप पैसा खर्च ना करें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये बात का भी आश्वासन दिया जाता है कि जैसे मान लो कीमतें बढ़ रही हैं तो लोगों में कहीं ना कहीं एक डर रहता है कि वस्तुएं जो हैं वो कम हैं, लोगों में एक भय रहता है। तो यहाँ पे सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त वस्तुएं मौजूद है, पर्याप्त वस्तुएं और सेवाएं हैं, आप पैनिक ना करें, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है जो अपन इसमें लिखेंगे। तो पहला जो बिंदु है कि सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम, सरकार द्वारा उठाए गए कदम, तो वो कदम क्या क्या हो सकते हैं कि सरकार लोगों को बचत के लिए प्रोत्साहन करती है। तो सरकार के द्वारा लोगों को बचत करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ठीक है। दूसरी हमने बात करी थी कि सरकार यहाँ पे क्या आश्वासन देगी कि अर्थव्यवस्था में पर्याप्त वस्तुएं और सेवाएं मौजूद हैं। तो अर्थव्यवस्था में पर्याप्त वस्तुओं व सेवाओं की उपलब्धता का सरकार द्वारा आश्वासन दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सरकार और क्या कह सकती है कि कालाबाजारी पर रोक लगाने के लिए कुछ नियम बना सकती है। तो बाजार में होने वाली कालाबाजारी पर रोक लगाना,
रोक लगाती है। और साथ में कुछ और चीज़ें क्या हो सकता है कि बाजार जो है, बाजार, ठीक है, बाजार में लोगों को बाजार में लोगों को कम वस्तुएं खरीदने की सलाह दी जाती है। इसको ऐसे लिखो कि सरकार द्वारा, जो गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा लोगों को कम वस्तुएं खरीदने की सलाह दी जाती है, ठीक है। और एक और बिंदु इसमें क्या हो सकता है कि जो कीमतें होती है, सरकार अगर कीमतों का निर्धारण कर दे तो उनकी कीमतें वैसे भी नहीं बढ़ेगी। तो सरकार द्वारा कीमतों का निर्धारण कर दिया जाता है, कीमतों का निर्धारण किया जाता है। और क्या बिंदु हो सकते हैं कि कालाबाजारी की सूचना सरकारी तंत्र को देने के लिए जागरूक किया जाता है, जागरूक करना। क्योंकि अभी कोरोना में हुआ क्या था, यही तो हो रहा था कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो उस टाइम मेडिसिन जो थी उनकी उपलब्धता के लिए लोगों को बहुत सारी जगह पर ठगा जा रहा था। तो ये कुछ नीतियां बनाकर सरकार क्या कर सकती है, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगा सकती है। तो ये तो हो गई प्रशासनिक नीतियां, ठीक है। अब भारत की बात करें, भारत की अर्थव्यवस्था की, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है। अब भारत की अर्थव्यवस्था जो मिश्रित अर्थव्यवस्था में आती है, तो इसका भी एक कारण है कि जब भारत आज़ाद हुआ, तो भारत क्या आज़ाद हुआ 1947 में, क्योंकि जब 1939 से 1945 यहाँ तक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला। ये कौन सा टाइम था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध इस टाइम चला, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। अब द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हमने बात करी थी कि जब वर्ल्ड बैंक और IMF की स्थापना हुई, उसके बाद जो अमेरिका जो था, अब अमेरिका जो है, अमेरिका में उस टाइम अर्थव्यवस्था थी कौन सी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, क्योंकि अमेरिका में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। और जो रशिया था, रशिया या फिर रूस, जो उस टाइम USSR था, जिसका विघटन बाद में हुआ, तो वहाँ पे समाजवादी अर्थव्यवस्था, सोशलिस्टिक समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। अब भारत 1947 में आज़ाद हुआ। अब 1947 में जैसे आज़ाद हुआ तो भारत के सामने एक चुनौती साबित हुई। किस प्रकार की चुनौती, कि भारत किस प्रकार की अर्थव्यवस्था अपनाए। अगर वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अपनाता है तो उसके रिश्ते अमेरिका के साथ अच्छे होंगे, जो कि सुपर पावर है, और वहीं रशिया के साथ अपनाता है, रशिया वाली अर्थव्यवस्था अपनाता है समाजवादी, तो उसके रिश्ते रशिया के साथ अच्छे होंगे। जबकि रशिया ने भारत की काफ़ी मदद भी की है, काफ़ी अच्छा दोस्त भी है, वहीं अमेरिका से भी ये अपने रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। तो यहाँ पर क्या हुआ कि भारत ने एक अलग इकोनॉमी का जो परिप्रेक्ष्य अपनाया, वो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर मिक्स्ड इकोनॉमी का कंसेप्ट अपनाया गया, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी भारत ने अपनाई तो यहाँ पर ये दोनों ही गुट में शामिल होने से बच गया। एक तो ये बात हो गई, और दूसरी बात यहाँ पर जो ये महाशक्ति अमेरिका है और जो रशिया है, यहाँ पर क्या, जैसे अपन बात करें तो 1969 में जब भारत में इसरो की स्थापना हुई, ठीक है, उससे पहले ही बहुत सारे मिशन अमेरिका और रशिया कर चुका था, क्योंकि 1969 में इसरो की स्थापना हुई, उसके बाद भारत ने अपने अभियान भेजना चालू किया, ठीक है। पहला मिशन जो पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट हमने आर्यभट्ट भेजा, तो हम काफ़ी पीछे थे इन देशों से, पर इन देशों में एक दूसरे के लिए होड़ थी कि हम आगे हैं या तुम आगे हो। तो उसी होड़ को एक नाम दिया जाता है कोल्ड वॉर, मतलब बातों का जो युद्ध होता है, बातों का युद्ध क्या मतलब होता है कि आप अपने आप को सुपर पावर बनाने के ओर काम कर रहे हो। मतलब आपने एक मिशन भेजा तो उसके विपक्ष में रशिया ने भी एक और मिशन भेज दिया,
ठीक है। आपने कुछ नई तकनीकी अपनाई तो रशिया ने नई तकनीक अपनाई, तो इस तरह से एक कोल्ड वार चल रहा था रशिया और अमेरिका के। तो उसी कोल्ड वार से बचने के लिए भारत ने कौन सी इकोनॉमी अपनाई? मिश्रित अर्थव्यवस्था का कंसेप्ट लेके आए। अब यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिक्स्ड, इनमें अंतर क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का सिंपल सा मीनिंग यहाँ है, ये है कि यहाँ पर बाजार की भूमिका प्रमुख होती है, बाजार की भूमिका। जबकि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है, ये सरकार की भूमिका या फिर राज्य की भूमिका इसमें अधिक होती है, राज्य की भूमिका अधिक होती है। तो बाजार की भूमिका अधिक होगी तो उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहेंगे, ठीक है। जैसे यूएसए, ब्रिटेन और यूरोप के बहुत सारे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। जबकि यहाँ पर जो राज्य की भूमिका का क्या मतलब है यहाँ पे, कि जो भी नियम कानून तय करेगा वो राज्य करेगा, राज्य द्वारा नियम बनाए जाएंगे। अगर राज्य चाहेगा कि गरीब लोगों को हम अनाज उपलब्ध कराएं तो राज्य खुद कराएगा, ठीक है। अगर राज्य चाहेगा कि हम जो पूंजीपति लोग हैं उन पर टैक्स ज़्यादा लगाएंगे तो राज्य लगाएगा। तो यहाँ पर जो राज्य की भूमिका होती है, तो राज्य क्या है, अपने हिसाब से नियम, कायदे, कानून और किस तरह की अर्थव्यवस्था में चीज़ें बनेगी वो यहाँ पर देखा गया है, ठीक है। और यहाँ पर राज्य कभी कभी जो है इन चीज़ों में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी जो है यहाँ से जुड़ी रहती है, क्योंकि राज्य क्या है, गरीबों को अनाज उपलब्ध कराएगा तो एक कल्याण का काम करेगा। तो कल्याणकारी राज्य की भूमिका जो समाजवाद से जुड़ी हुई है उसकी भी यहाँ पर एक बात आती है। अब पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जिसमें बाजार की भूमिका प्रमुख है, तो इसमें जो बाजार ही तय करेगा कि वस्तुएं कितनी बनेगी, क्या बनेगी, ये बाजार ही तय करेगा। यहाँ पर राज्य केवल प्रशासनिक नीतियाँ बनाएगा, राज्य क्या करेगा, केवल प्रशासनिक नीतियों का देखरेख करेगा, केवल प्रशासनिक नीतियों की भागीदारी राज्य के पास रहेगी। तो भारत ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाई, तो और मिक्स्ड इकोनॉमी में यहाँ पर भारत में एक तो बाजार की भी भूमिका है और साथ में राज्य की भी भूमिका, भी संतुलन बनाया गया। तो यहाँ पे राज्य और बाजार, अब भारत में देखो राज्य वेलफेयर स्टेट के तौर पर कैसे काम कर रहा है। जैसे अपन पीडीएस सिस्टम को पढ़ेंगे अपन, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, तो इसमें जो लोक वितरण का काम करती है गवर्नमेंट, जैसे अनाज उपलब्ध कराना, लोगों को सब्सिडी देना, ठीक है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना दे रही है, ठीक है, जहाँ पे लोगों का इंश्योरेंस होता है, अगर यहाँ तक का खर्चा होता है तो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो बिना, ठीक है। और जो निःशुल्क दवाएं योजना, निःशुल्क दवा योजना, तो यहाँ पर राज्य क्या है, कल्याणकारी राज्य की के वो नियम पे काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक समाजवाद आ जाता है। उसी तरह अगर बाजार की बात करें, तो जब बाजार की बात करें तो बाजार में क्या करेगा कि बाजारी अर्थव्यवस्था जो होगी वो पूंजी से जुड़ी होगी, जहाँ पर नियम और कायदे किससे जुड़े होंगे, पूंजी से जुड़े। जैसे टैक्स लगाना, अगर टैक्स लगाया, जैसे करों में वृद्धि कर दी, तो लोगों की जो आय है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और टैक्स लगाना कोई सरकार जानबूझकर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर आय और व्यय का संतुलन स्थापित सरकार को करना होता है, कि पूंजीपति और अधिक पूंजीपति ना हो और गरीब जो है और अधिक गरीब ना हो। इनके बीच की जो असमानता है उसको हटाने के लिए कहीं ना कहीं टैक्स, सब्सिडी या फिर कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ये सब अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज़ थी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो यहाँ पर अगर चाहें तो अपन इस चीज़ को भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है कि यहाँ पे लिखो, अर्थव्यवस्था को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, तो इसमें पहला जो भाग है, पहला प्रकार है, उस पहले प्रकार को देखो तो यहाँ पर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कौन सी है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार
की भूमिका प्रशासनिक नीतियों के संचालन की होती है, और बाजार की भूमिका प्रमुख रहती है। उसे कौन सी अर्थव्यवस्था कहेंगे? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगर हम बात करें उदाहरण के तौर पर, तो ब्रिटेन जो है, अमेरिका जो है, वहाँ पे किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। दूसरी प्रकार की बात करें तो दूसरी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है उसको हम बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या है कि इस अर्थव्यवस्था में इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका प्रमुख होती है। अर्थात राज्य ही वस्तुओं व सेवाओं के निर्माण, कीमतों और वितरण, प्रबंधन के बारे में निर्णय लेता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है कि किसकी भूमिका प्रमुख है? राज्य की भूमिका प्रमुख है। और ये कहाँ पर अपनाई जाती है? जैसे रूस हुआ, चीन हुआ, यहाँ पर इस तरह की अर्थव्यवस्था अपनाई गई। और तीसरा प्रकार की जो अर्थव्यवस्था है जो हमारे द्वारा अपनाई गई, जिसका नाम है मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसके द्वारा अपनाई गई? भारत के द्वारा। और यहाँ पर क्या है कंसेप्ट? तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था में राज्य व बाजार दोनों के बीच संतुलन रहता है। अर्थात दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण आपको पता ही है, जो भारत है, हमारा प्यारा भारत, वो इसका उदाहरण है। तो ये है अर्थव्यवस्था, जिनको हमने 3 भागों में विभाजित करके देखा कि जो राज्य की भूमिका है वो किस प्रकार होती है, और जो बाजार की भूमिका है उसके आधार पर हम अर्थव्यवस्था को 3 भागों में बांट सकते हैं। उसी प्रकार से हम यहाँ पर बात कर रहे थे, जो हमारा टॉपिक था कि प्रशासनिक नीतियों की बात करी हमने मुद्रास्फीति के नियंत्रण में। तो प्रशासनिक नीतियों में हमने देखा कि किस तरह से बाजार पर ये इफेक्ट करती है और किस तरह लोगों को प्रोत्साहित करके हम यहाँ पर मुद्रास्फीति को कम कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको समझ में आ रही है कि जब अपन मुद्रास्फीति की बात कर रहे हैं तो हम बात कर रहे हैं मांग में वृद्धि की, और मांग में वृद्धि हो रही है किससे? लोगों की आय से। तो कहीं ना कहीं हम पैसे को ही कम कर रहे हैं अर्थव्यवस्था से। तो पैसा कम करने का उपाय क्या हो सकता है? हमने बात करी कि करों में वृद्धि कर दी, सब्सिडी में की दरों में कमी करके, पेंशन के राशि को कमी करके। अब पेंशन की राशि तो कम नहीं कर सकते क्योंकि एक निश्चित पैसा होता है। ठीक है, तो जहाँ पर हो सकता है वहाँ पर सरकार क्या है? अर्थव्यवस्था से पैसे को निकालने का प्रयास करती है। तो उसी आय और व्यय की नीति को ही हम राजकोषीय नीति कहते हैं। जो दूसरा तरीका है अर्थव्यवस्था में, उसका नाम आता है राजकोषीय नीति। राजकोषीय
नीति, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी या फिर राजकोषीय नीति। अब इसके अंतर्गत होता क्या है, इसके अंतर्गत ये होता है कि ये सरकार द्वारा किया जाता है कि इसमें दो नीतियाँ तैयार की जाती है। एक नीति तो ऐसी होती है कि जैसे मान लो ये अर्थव्यवस्था है, ये अर्थव्यवस्था। अब अर्थव्यवस्था में क्या है कि मान लो मुद्रास्फीति की समस्या है, मुद्रास्फीति की समस्या रहेगी, तो जब मुद्रास्फीति की समस्या रहेगी तो यहाँ से क्या है, सरकार क्या करेगी, पैसा बाहर निकालेगी। पैसा बाहर निकालेगी मतलब सरकार अर्थव्यवस्था में पैसा कम डालेगी। एक ही बात है, या तो पैसा यहाँ से बाहर निकाल ले या पैसा अर्थव्यवस्था में कम डाले। तो पैसा अर्थव्यवस्था में कम डाले तो सरकार का जो पैसा है वो अर्थव्यवस्था में कब आता है, जब सरकार व्यय करती है अर्थव्यवस्था के ऊपर, कोई पॉलिसी लाती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, तो सरकार अर्थव्यवस्था में व्यय करती है। अब व्यय करती है तो सरकार अपना व्यय कम कर दे, ठीक है। और सरकार जो अपनी आय है अपनी आय उसको बढ़ा दे, अपनी आय को बढ़ा दे, मतलब पैसा यहाँ से मतलब आय को बढ़ाना मतलब करों में वृद्धि करना, ठीक है। पैसा कम डालना मतलब सब्सिडी में कमी करना, या फिर कोई भी अवसंरचनात्मक काम हो रहे हैं उसको कम करना। तो जब पैसा बाहर निकालना है तो करों में वृद्धि कर रही है, मतलब करों में वृद्धि करेगी तो सरकार के पास पैसा क्या है, ज़्यादा आएगा। तो सरकार अपनी आय में वृद्धि कर रही है, ठीक है, और व्यय में क्या कर रही है, कमी। तो आय में वृद्धि और व्यय में कमी, ठीक है। उसके साथ ही एक और सिचुएशन यह आ सकती है कि जब मुद्रास्फीति ना होकर यहाँ पर मंदी की स्थिति हो। अब मंदी की स्थिति होगी तो लोगों को क्या चाहिए, पैसा चाहिए, क्योंकि हमने बात करी थी कि जब मांग कम होती है और पूर्ति ज़्यादा होती है तो उसे मंदी की स्थिति कहते हैं। तो पैसा चाहिए तो सरकार अपना व्यय क्या करेगी, अधिक कर देगी। जब व्यय अधिक करेगी तो अर्थव्यवस्था में पैसा ज़्यादा आएगा और सरकार यहाँ से पैसा जो है वो आय क्या है, कम कर देगी। आय कम कैसे कर सकती है कि करों की दर में कमी करके, जो जीएसटी है अप्रत्यक्ष कर है उसकी दरों में वृद्धि करके, इनकम टैक्स में कमी करके और कस्टम ड्यूटी में कमी करके, स्टाम्प ड्यूटी में कमी करके, इस तरह से अपनी आय में कमी कर लेगी। तो इस प्रकार क्या है कि आय में कमी और व्यय में वृद्धि, तो दो तरह की नीतियां सरकार अपनाएगी, एक तो आय में वृद्धि व्यय में कमी करके, और एक आय में कमी व्यय में वृद्धि करके। तो यही नीति जो है सरकार की राजकोषीय नीति कहलाती है। तो इसको हम अब सिस्टमेटिक ढंग से लिखते हैं कि ये किस प्रकार इसको एक्सप्लेन करेंगे अपन। तो सरकार ये राजकोषीय नीति दोनों ही केस में अपना सकती है कि जब मंदी की स्थिति हो और मुद्रास्फीति की स्थिति हो। मतलब सरकार कुल मिला के क्या है, मांग और पूर्ति का संतुलन स्थापित कर रही है। तो सरकार द्वारा अपनी आय तथा व्यय को नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाने, साधनों का उचित वितरण निर्धारित करने, ठीक है, सेवाओं का सर्जन करने, सरकार द्वारा अपनी आय और व्यय को नियंत्रित करके सर्जन करने की उपलब्धता सेवाओं का सर्जन करने इसको ऐसे लिखो,
सेवाओं का सर्जन करके आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति करना, उसे किस प्रकार की नीति कहेंगे? राजकोषीय नीति कहा जाता है। ठीक है, तो सरकार अपनी आय और व्यय को नियंत्रित करके क्या नियंत्रित करेगी? अपनी आय और व्यय, इसको नियंत्रित करके अर्थव्यवस्था में संतुलन बनाएगी, साधनों का या वस्तुओं का उचित वितरण करेगी और सेवाओं का सर्जन करेगी, जिससे क्या है, आर्थिक विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति की जा सके। और इस प्रकार की नीति को हम क्या बोलते हैं? राजकोषीय नीति। अर्थात सिंपल सा मतलब यह है कि सरकार की जो आय व्यय की नीति है, अर्थात सरकार की आय तथा व्यय की नीति राजकोषीय नीति कहलाती है। ठीक है, तो सरकार की आय और व्यय नीति को हमने क्या कहा? राजकोषीय नीति कहा। अब मान लो अगर इसके उद्देश्य पूछ ले जाए, इसके उद्देश्य क्या है, ये क्यों अपनाई गई है, इसके परिणाम क्या होंगे? ठीक है, तो इसके परिणाम ये होगा कि पहला परिणाम तो हमको समझ में आ रहा है कि अर्थव्यवस्था में किसकी स्थिति होगी? संतुलन आएगा। किस में संतुलन आएगा? संतुलन की प्राप्ति होगी। किस में? मांग और पूर्ति में। मांग और पूर्ति में संतुलन स्थापित होगा। दूसरी बात, जो कालाबाजारी है उस पर रोक लगेगी, तो आर्थिक जो असमानता है, आर्थिक असमानता कम होगी। ठीक है, तीसरी बात, जो कीमतें हैं वस्तुओं की, जो कीमतें हैं, कीमतों में संतुलन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो एक और बात यहाँ पर ये समझो कि जब कोई भी अर्थव्यवस्था में जो मनी सप्लाई हो रही है, जो पैसे की सप्लाई हो रही है, तो सरकार क्या करती है कि जब अपना व्यय करती है अर्थव्यवस्था में, तो व्यय करती है तो वो किस प्रकार की भूमिका निभाती है? कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाती है। और कल्याणकारी राज्य में जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराती है, उसके लिए जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना जब सरकार दे रही है, तो उसमें सरकार द्वारा जो इंश्योरेंस कंपनी ये बीमा उपलब्ध कराती है, तो उसको कुछ ना कुछ पैसा देती होगी। तो पैसा दे के सरकार क्या है, लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखनी है, जो अपनी व्यय करके लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखनी है। ठीक है, साथ में जो शिक्षा है, शिक्षा के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। जैसे अनुच्छेद 21A की बात करें तो उसमें 6 से 14 वर्षों के जो नई शिक्षा नीति आई है गवर्नमेंट की 2019 की, तो ये सब क्या है, सरकार क्या है, बच्चों को शिक्षित करने का भी प्रयास कर रही है आय व्यय की नीति के द्वारा। तो यहाँ पर जो है शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उपलब्धता भी करवाई जाती है। तो इस तरह से ये कुछ उद्देश्य हैं, जो भी सरकार के जो भी जनता को फायदा होता है वो उद्देश्यों की प्राप्ति अपन इसमें लिख सकते हैं। तो राजकोषीय नीति के वैसे तो बहुत सारे उद्देश्य हैं, इसमें हम 150 उद्देश्य लिख सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की अवसंरचना में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि सरकार जब व्यय करेगी, पुल बनवाएगी, हॉस्पिटल बनवाएगी, तो इनके क्या क्या फायदे हैं वो सब फायदे अपन इसमें लिख सकते हैं। पर यहाँ पर अपन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं किससे रिलेटेड? मुद्रास्फीति से रिलेटेड। इसलिए हम यहाँ पर मांग और पूर्ति और आर्थिक असमानता, कीमतों का संतुलन, यही अपन ने यहाँ पर जो है इसके फायदे लिखे हैं। अन्यथा इसमें अपन बहुत सारे फायदे लिख सकते हैं। तो ये है राजकोषीय नीति का परिप्रेक्ष्य, इसको हमने समझा। अब राजकोषीय नीति के प्रकारों की बात करें तो राजकोषीय नीति के प्रकार, तो राजकोषीय नीति के प्रकार क्या हो जाएंगे? जो हमने 2 प्रकार बात की है। एक प्रकार तो कौन सा हो गया? एक प्रकार तो वो हो गया जिसमें हमने देखा कि जिसमें सरकार क्या करेगी,
कम आय करेगी, कम आय तथा अधिक व्यय की नीति अपनाएगी। ठीक है। और दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है सरकार क्या करे, आय अधिक कर ले, अधिक आय व कम व्यय की नीति अपनाए, कम व्यय की नीति अपनाए। अब दोनों का सिग्निफिकेंस देखते हैं कि इसमें अंतर कहाँ आ रहा है। कि सरकार की आय कम है, अधिक व्यय है, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर अधिक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर अधिक है, एक्सपेंडिचर अधिक है, मतलब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है। जब सरकार खर्चा ज़्यादा कर रही है तो ये क्या कर रही है कि लोक कल्याण को ज़्यादा महत्व दे रही है। किसको महत्व दे रही है यहाँ पर महत्व किसको दे रही है? लोक कल्याण को, लोक कल्याण को महत्व दे रही है। जबकि यहाँ पर अधिक आय कर रही है और कम व्यय कर रही है, मतलब लोक कल्याण की बजाय आय को ज़्यादा महत्व दे रही है, आय को ज़्यादा महत्व दे रही है। तो अधिक आय कम, मतलब सरकार अपना राजकोषीय जो घाटा है वो भी कम कर रही है, क्योंकि अधिक आय करेगी तो उससे राजकोषीय घाटा भी कम होता है। जब बजट पढ़ेंगे तो वहाँ पर राजकोषीय घाटों, राजस्व घाटा क्या होता है, फाइनेंस, पब्लिक फाइनेंस क्या होता है, उन सब में इन चीज़ों को देखेंगे। अब लोक कल्याण की बात कर रहे हैं अपन कि सरकार अपनी आय कम कर रही है जबकि खर्चा अधिक कर रही है, तो यहाँ पे लोक कल्याण हो रहा है। तो लोक कल्याण के फायदे क्या हो जाएंगे? लोक कल्याण के फायदे हो जाएंगे कि लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, लोगों का जीवन स्तर सुधरेगा, साथ में जो मुद्रा आपूर्ति है वो अर्थव्यवस्था में होगी। ठीक है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इस तरह से चीज़ें देखी जा सकती है। तो यहाँ पर लोगों का जीवन स्तर में सुधार होगा। दूसरा, अर्थव्यवस्था में विस्तार होगा। तीसरा, अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति होगी, मुद्रा आपूर्ति होगी। और जब मुद्रा आपूर्ति होगी अर्थव्यवस्था में तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी, वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि होगी। ठीक है। और सरकार के जो राजकोषीय घाटा होगा उस पर प्रभाव पड़ेगा, मतलब सरकार का जो घाटा है वो अधिक होएगा। तो इस तरह सरकार कम आय और अधिक व्यय की नीति अपनाएगी तो इस तरह की चीज़ें होएगी। अब अधिक आय और कम व्यय की नीति अपनाएगी तो सरकार क्या करेगी? अधिक आय के लिए करों को बढ़ा देगी, और करों को बढ़ा देगी तो सरकार के पास पैसा ज़्यादा जाएगा। तो लोगों के जीवन स्तर में इसका जस्ट उल्टा लिख दो कि जीवन स्तर में गिरावट आ जाएगी। ठीक है। अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति आ जाएगी, क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो मांग उत्पन्न नहीं होगी, और मांग उत्पन्न नहीं होगी तो मंदी की स्थिति आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद सरकार का जो घाटा है वो कम हो जाएगा, घाटा कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये दो प्रकार की नीतियां सरकार अपनाती है राजकोषीय नीतियों में। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि जब मुद्रास्फीति की अवस्था होगी, मुद्रास्फीति की अवस्था होगी, एक सिचुएशन लेके चलते हैं कि किसकी कौन सी स्थिति है? मुद्रास्फीति की, मुद्रास्फीति की सिचुएशन है। अब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की सिचुएशन है तो उस केस में सरकार को कौन सी नीति अपनानी चाहिए, ये आप मुझे बताओ। मतलब अब इसको ऐसे समझो कि मुद्रास्फीति का मतलब क्या है? लोगों के पास पैसा है, लोग क्या उत्पन्न कर रहे हैं? मांग उत्पन्न कर रहे हैं। तो मांग उत्पन्न कर रहे हैं तो मांग किससे उत्पन्न हो रही है? पैसे से। तो क्यों ना इनके पैसे को कम कर दिया जाए। तो इनके पैसे को सरकार कम कैसे करेगी? सरकार के पास ये पैसा चला जाए तो सरकार इस पैसे को कैसे करेगी कम? टैक्स लगा देगी। क्या लगा देगी? टैक्स लगा देगी। तो टैक्स लगाएगी तो सरकार की क्या होगी? आय अधिक होगी। तो अधिक आय और कम व्यय की नीति अपनाएगी सरकार तो क्या है? मुद्रास्फीति पर नियंत्रण पा सकती है। ठीक है। अब मान लो कि सरकार द्वारा बहुत अधिक मात्रा में ठीक है मुद्रा में कमी कर दी, बहुत अधिक मात्रा में मुद्रा में कमी कर दी। अब मुद्रा में जब अर्थव्यवस्था में कमी हो गई मान लो,
मुद्रा में अर्थव्यवस्था में कमी हो गई। तो जो बैंक्स होते हैं, बैंक्स, ये क्या है, बैंक है। अब बैंक के पास भी पैसा क्या है, कम है। क्यों? क्योंकि सरकार क्या है कि जो है अधिक मात्रा में मुद्रा की आपूर्ति में कमी कर देती है। तो उसमें जब बैंक के पास कोई ऋणदाता ऋण लेने आएगा, जो लेनदार है वो ऋण लेने आएगा, कोई निवेशक ऋण लेने आएगा, तो वो ऋण क्या है, अधिक ब्याज दरों पर इसको उपलब्ध होगा। मान लो कोई व्यक्ति आया कि भाई मुझे बैंक पैसा दे दो, तो इसको जो बैंक है वो ब्याज ज़्यादा चार्ज करेगी। अब ब्याज ज़्यादा चार्ज करेगी, तो ऐसी जब ब्याज ज़्यादा चार्ज करेगी, तो ये जो ऋण लेने वाला व्यक्ति है, ये जो है ऋण नहीं लेगा। ठीक है, तो ये जो प्रभाव होता है इसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट बोलते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है कि सरकार जब अधिक मात्रा में पूंजी की आपूर्ति में कमी कर देती है, अधिक मात्रा में सरकार ने पूंजी की आपूर्ति में क्या कर दी, कमी कर दी, तो निवेशक जब पूंजी उपलब्धता के लिए बैंक के पास जाएगा, तो उसको अधिक ब्याज दरों पर पूंजी उपलब्ध होगी, और जब अधिक ब्याज दरों पर उसे पूंजी उपलब्ध होगी तो वो ऋण नहीं लेगा। ठीक है, अधिक ब्याज दरों पर वो ऋण नहीं लेगा, और ऋण नहीं लेगा तो सरकार द्वारा जो ये फंडा अपनाया जाता है, इसी को बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। क्या बोलते हैं? क्राउडिंग आउट इफेक्ट। तो हमारा टॉपिक चल रहा है मुद्रास्फीति, और मुद्रास्फीति में मैंने क्या देखा कि मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में कौन सी राजकोषीय नीति काम आएगी? अधिक आय और कम व्यय की नीति। ठीक है, ये एक सिचुएशन होगी कि राजकोषीय नीति कौन सी सरकार द्वारा अपनाई जाए। अब मान लो कि दूसरी सिचुएशन अपन लेते हैं। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि अर्थव्यवस्था में मंदी हो, अर्थव्यवस्था में रिसेशन हो, या फिर अर्थव्यवस्था में किसकी सिचुएशन हो? मंदी की अवस्था। तो मंदी की अवस्था में क्या होगा कि जो अर्थव्यवस्था है उसमें मांग में कमी होगी। तो मांग में कमी होगी तो उसके कारण मान लो अगर मांग में कमी होती है, हम बात कर रहे हैं किस में कमी? मांग में कमी। तो मांग में कमी तो वस्तुएं ऐसी पड़ी रहेगी, तो इसके उत्पादन में कमी हो जाएगी, उत्पादन में भी क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो उत्पादन में कमी होगी तो श्रमिक कम चाहिए, मतलब रोजगार में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब रोजगार में कमी आ जाएगी, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो जो निवेश है उसमें भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। और साथ में लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी क्या है? घट जाएगा। तो अब इस केस में सरकार क्या करेगी? लोगों को पैसा उपलब्ध कराएगी। पैसा उपलब्ध किस प्रकार कराएगी? सब्सिडी के तौर पर कराएगी। ठीक है, सब्सिडी के तौर पर जब पैसा उपलब्ध कराएगी सरकार को, जब, तो सरकार क्या कर रही है? वे अधिक कर रही है। तो वे अधिक कर रही है, तो इस केस में जो सरकार अधिक व्यय और कम आय की जो नीति है वो अपनाएगी। कब? जब किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में मंदी हो। तो यही चीज़ है जो अपन को लिखनी है कि मंदी की अवस्था में मंदी की स्थिति में उत्पादन में कमी होती है, कमी, रोजगार में गिरावट, लोगों के जीवन स्तर में गिरावट आती है। तो सरकार द्वारा सब्सिडी में वृद्धि करके साथ में करों की दरों में कमी करके कम आय तथा अधिक व्यय
की नीति अपनाई जाती है, नीति अपनाई जाती है। ठीक है, तो सरकार किस प्रकार की नीति अपना रही है? कम आय और अधिक व्यय की राजकोषीय नीति अपनाएगी जब इसमें क्या है, मुद्रा की जो है। अब मान लो कि हमने एक चीज़ यहाँ पर देखी कि अगर मुद्रास्फीति की समस्या है, क्या है मुद्रा, दो चीज़ें हमने यहाँ पे देखी कि मान लो कि मुद्रास्फीति की समस्या है और एक तरफ हमने देखा मंदी की समस्या। ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पर जो बैंक है, बैंक क्या है, जब मुद्रास्फीति की अवस्था रहेगी तो सरकार यहाँ से पैसा बाहर निकालेगी, और जब पैसा यहाँ से निकलेगा कि तो कोई निवेशक जब बैंक के पास जाएगा तो बैंक क्या करेगी, इस निवेशक को अधिक ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराएगी, और जब अधिक ब्याज दर से ऋण उपलब्ध कराएगी तो निवेशक कहेगा कि भाई मुझे तो ऋण नहीं लेना। तो इसी को हमने बोला कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट इसको कहा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मंदी की सिचुएशन आ रही है तो सरकार क्या कर रही है कि अर्थव्यवस्था में पैसा डाल रही है। ठीक है, मुद्रा की क्या करती है, आपूर्ति कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुद्रा की आपूर्ति किस प्रकार कर रही है कि करों में इसने कमी कर दी, करों की दरों में कमी कर दी, इसने सब्सिडी को बढ़ा दिया, सब्सिडी गवर्नमेंट खूब धनाधन सब्सिडी दे रही है। ठीक है, तो आपूर्ति में जैसे ही वृद्धि होगी, आपूर्ति में जैसे ही वृद्धि होगी तो अचानक जो पैसा लोगों के पास आएगा तो पैसा क्या करेगा, डिमांड क्रिएट करेगा, वापस मांग बढ़ाएगा, और मांग बढ़ते ही जब वस्तुओं की कीमतें अचानक बढ़ जाएगी, अचानक जब वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी तो उसी को हम बोलते हैं पंप प्राइजिंग। पंप प्राइजिंग, तो पंप प्राइजिंग क्या सिचुएशन होती है कि जब अर्थव्यवस्था में अचानक मुद्रा आपूर्ति या फिर करों में कमी करके या सब्सिडी बढ़ाकर जो सरकार द्वारा अचानक मुद्रा की आपूर्ति करके जो वस्तुओं की जो प्राइस होती है उसमें अचानक उछाल आता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पंप प्राइजिंग। तो ये टॉपिक भी हमको ध्यान रखना है कि क्या पंप प्राइजिंग होती है, क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या होता है, और राजकोषीय नीति किस प्रकार की नीति है। तो ये जैसे मान लो कि हम बात करें तो हमने देखा कि जो मंदी की स्थिति होती है तो मंदी की स्थिति में सरकार क्या करेगी, अपनी आय कम करने वाली और अधिक व्यय की राजकोषीय नीति अपनाएगी। तो ये दो नीतियाँ अपन ने समझी कि राजकोषीय नीति और प्रशासनिक नीति। अब तीसरी जो नीति है जिसकी अपन बात करेंगे मौद्रिक नीति के बारे में, कि मौद्रिक नीति किस प्रकार से जो है वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक चल रहा था मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय, तो इसमें पहला हमने बात करी प्रशासनिक नीति की, प्रशासनिक नीति। दूसरा हमने बात करी राजकोषीय नीति की, राजकोषीय नीति। और अब हम बात करेंगे किसकी, मौद्रिक नीति। अब यहाँ पे मौद्रिक नीति की बात करें तो मौद्रिक नीति में एक शब्द आ रहा है मौद्रिक। तो मौद्रिक में कहीं ना कहीं यह मुद्रा से रिलेटेड है, और जहाँ पे मुद्रा से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी आएगी तो यहाँ पर मुद्रा अपना काम करेगी। और मुद्रा किससे जुड़ी हुई है, आरबीआई से जुड़ी है। तो आरबीआई क्या करेगी, एक मौद्रिक नीति समिति बनाती है, और मौद्रिक नीति समिति द्वारा ही क्या है, मौद्रिक नीतियाँ सुझाव दिया जाता है और उन्हीं को अप्लाई किया जाता है। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं, मौद्रिक नीति द्वारा मुद्रा की तरलता का नियंत्रण करते हैं। क्या करते हैं, जो मुद्रा की तरलता है, मुद्रा की तरलता का नियंत्रण। मुद्रा की तरलता का क्या मतलब है, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है तरलता। क्या है, तरलता या फिर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी, लिक्विडिटी क्या होती है? सबसे पहले दिमाग में एक प्रश्न ये आना चाहिए कि लिक्विडिटी क्या होती है।
तो लिक्विडिटी क्या है, किसी भी वस्तु का एक गुण है। किस प्रकार का गुण है कि वो वस्तु अपने जो उसका जो मूल्य है, जो उसका गुण है, उसमें बिना बदलाव किए फटाफट दूसरी वस्तु में बदल जाए, उसे क्या बोलते हैं, तरलता। जैसे पुराने टाइम में क्या होता था कि जैसे मान लो मैं दो व्यक्ति हैं, ठीक है, ए और बी। तो ए के पास कुछ वस्तुएं हैं, जैसे इसके पास है गेहूं और इसके पास है चावल, ठीक है। तो इसको अगर गेहूं चाहिए तो ये थोड़ा सा चावल इसको दे देगा और इससे गेहूं ले लेगा। तो पहले क्या है, बार्टर सिस्टम, लेन देन का सिस्टम होता था, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पर अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी, लोगों में समझ बढ़ी, तो धीरे धीरे क्या है, मुद्रा का विकास हुआ। अब विनिमय के लिए मुद्रा, पहले क्या है, मुद्रा अलग फॉर्म में थी, अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी बदलाव हो गया, पेपर करेंसी और धीरे धीरे वर्चुअल करेंसी आने की संभावना है। वैसे अभी जो आरबीआई का एक जो है ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी CDBS ऐसे नाम से कुछ निकाला भी है गवर्नमेंट ने, तो उसकी भी बात करेंगे आगे जब ये वर्चुअल करेंसी पढ़ेंगे। तो काफ़ी ब्लॉकचेन आधारित तकनीक पर आधारित जो नई करेंसी, जैसे बिटकॉइन काफ़ी फेमस हुआ था, ठीक है। और जब एलोन मस्क का जो बयान आया था तो उसके बाद तो उसकी कीमतों में काफ़ी उछाल आ गया था, बहुत सारे लोगों ने खरीद लिया था। हालांकि फिर धड़ाम से ही वो जब बयान बदला उसका तो उसकी कीमतें नीचे आई और काफ़ी लोगों को नुकसान उठाना पड़ा। और उसी के चलते कुछ लोगों ने उस समय काफ़ी लाभ कमाया, पर उस सबको देखते हुए 2022 में जो है अभी लेटेस्ट ही जो इस बार का बजट है उसमें कुछ प्रावधान है और कानून भी बन जाएगा इससे रिलेटेड, तो वो चीज़ें हैं। अब उसमें भी क्या है कि जो लोग हैं उन रातों रात जिन्होंने पैसा कमाया, तो उन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने जो है कुछ टैक्स स्लैब भी डिसाइड किए हैं। जैसे उन पे अगर बात करें, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 30% टैक्स है, मतलब जो लाभ है उसका 30% आपको सरकार को देना होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो मुद्रा है उसमें काफ़ी बदलाव हुआ है। तो मुद्रा में अपन बात कर रहे हैं तरलता की, कि तरलता क्या होती है। तो तरलता का अर्थ सिंपल सा ये है कि कोई भी वस्तु या फिर कोई भी संपत्ति हो गई या फिर कोई भी चीज़ हो गई जिसका गुण है वो कि वो दूसरी वस्तु में बिना किसी हानि के परिवर्तित हो जाए। अब जिसमें ये अधिक गुण होगा वो अधिक तरल मानी जाएगी। जैसे मान लो कोई लोहा है, तो लोहा इतना अधिक तरल नहीं है क्योंकि लोहे को हम फटाफट पैसों में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जबकि सोना है, चांदी है, हीरा है, ये क्या है, इनको तरल वस्तुओं में रखा जाता है क्योंकि ये लिक्विड एसेट है। फटाफट आप किसी को सोना गिरवी रखो और उससे पैसे ले लो, ठीक है। तो ये क्या है, लिक्विड चीज़ें हैं। तो तरलता का क्या मतलब है कि वस्तु का वह गुण, कौन सा गुण, जिसके कारण वह बिना हानि के दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाए, दूसरी वस्तु में परिवर्तित हो जाए, उसे क्या बोलते हैं, लिक्विडिटी। अब जैसे पैसा है, मान लो किसी के पास पैसा है तो वो दुकान पे गया और फटाक से उसने उतने रुपए की कोई चीज़ खरीद ली। तो पहले उसके पास पैसा था, अब मान लो उसने कोई ब्रेड खरीदा तो अब उसके पास पैसे की जगह क्या है, ब्रेड का पैकेट है। तो दूसरी वस्तु में कन्वर्ट हो गया वो, ठीक है। और ये जो चीज़ जितनी जल्दी हो वो उतनी अधिक तरल मानी जाती है, उतनी अधिक लिक्विड चीज़ वो मानी जाती है, ठीक है। तो ये है मौद्रिक नीति, किसके द्वारा जारी की जाती है, मौद्रिक नीति समिति द्वारा, आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी की जाती है। अब मौद्रिक नीतियाँ जो जारी करता है आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति, वो दो तरह की होती है। एक तो ऐसी होती है जो परिमाणात्मक परिवर्तन करती है और एक ऐसी होती है जो गुणात्मक परिवर्तन करती है। तो मौद्रिक नीतियों की बात करें तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं। मौद्रिक नीति, एक तो है मौद्रिक नीति के क्वांटिटेटिव मेथड्स और दूसरे हैं क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है।
तो ये किस प्रकार के हैं? क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक विधि, और ये है गुणात्मक विधि। तो मात्रात्मक विधि में क्या है, किसी की भी मात्रा में हम कम ज़्यादा करके नीतियाँ लागू करते हैं, जिसमें आ जाती है एक तो बैंक रेट, जिसे आजकल पेनल्टी रेट कहते हैं, दूसरा रेपो रेट आ जाती है RR, फिर रिवर्स रेपो रेट RRR, ठीक है। उसी तरह कैश रिजर्व रेशियो CSR, ठीक है, SLR MSF, इनके बारे में अभी अपन बात करेंगे कि SLR क्या होती है, MSF क्या होता है, ओपन मार्केट पॉलिसीज़ क्या होती है, ओपन मार्केट पॉलिसीज़, ठीक है। और यहाँ पर जब गुणात्मक विधियों में देखेंगे तो हम यहाँ पे मार्जिन रिक्वायरमेंट देखेंगे, मोरल सुएशन के बारे में बात करेंगे। तो ये कुछ टॉपिक हैं अपन को। तो हमने यहाँ पे 2 नीतियाँ डिस्कस करी आज। अब मौद्रिक नीति की चर्चा अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे पूरा डिटेल में, क्योंकि ये बहुत बड़ा लेक्चर होने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे वाले लेक्चर में ही इसको प्रोसीड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 2 मेथड में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। बैंक रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है, रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, केस रिजर्व रेशियो CRR क्या होता है, SLR बैंक इसे कैसे मेंटेन करते हैं। तो उन सबको हम सरल भाषा में देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू साथियों, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।